अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि स्टॉक मार्केट में डिफरेंट सेक्टर्स हैं और मेरा जो तमाम सेक्टर्स में से फेवरेट सेक्टर है वो फर्टिलाइज़र है आजकल। पहले बैंकिंग सेक्टर था, बैंक्स के रिजल्ट्स बड़े अच्छे हैं, स्टिल बड़े अच्छे हैं, लेकिन उसमें जो फॉलिंग इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो आगे हमारे पॉलिसी रेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से बैंक्स की जो बॉटम लाइन है, जो उनकी इनकम है, उस पे आप देखेंगे कि वो ग्रोथ आपको नज़र नहीं आएगी जो हम पास्ट में दे सकें। लेकिन फर्टिलाइज़र सेक्टर पिछले 6 माह 7 माह से मेरा ये फेवरेट था और इसने माशाल्लाह परफॉर्म भी उसी तरह ही किया है। फेवरेट होने की रीज़न ये है कि इसमें आगे हमें मज़ीद बूम नज़र आ रहा है। जो एग्रीकल्चर साइड पे हमारा मतलब कि जो काम हो रहा है, कॉर्पोरेट फार्मिंग में हो रहा है, जो गैर आबाद ज़मीनें हैं उन्हें आबाद करने जा रहे हैं, तो उसमें जो मेन इनपुट है वो फर्टिलाइज़र का होगा और प्लस ये जो हमारे ट्रैक्टर्स हैं। ट्रैक्टर्स में तो जो नया प्लेयर है उसके आना उसका काफ़ी ईज़ी होता है। जिस तरह अब बेलारूस के डेलीगेशन आया हुआ था, तो वो आपने देखा होगा कि रेड कलर का बड़ा सा ट्रैक्टर होता था बेलारूस का। तो वो दोबारा से जो है ना हमारी मार्केट में आ रहे हैं। वो नई एंट्री बहुत इजी है इसमें, और भी प्लेयर्स आप देखेंगे आएंगे। एमटीएल जो है मिलर ट्रैक्टर्स, वो प्लांट कभी बंद कर देते हैं, कभी चला देते हैं। कंपनी अच्छी है लेकिन उसके सेल्स टैक्स के इश्यूज हैं। तो ये अब हमारे पास बचता है फर्टिलाइजर सेक्टर। ये फंडामेंटली बड़ा स्ट्रांग है, ग्रोथ वाइज भी बहुत अच्छा है, और इसमें जो पे आउट रेशियो है वो भी दो तीन स्टॉक्स जो हैं इनके लीडिंग, जिस तरह एफ एफ सी, ईफर्ट और फातिमा फर्टिलाइजर, इनकी आउटस्टैंडिंग पे आउट रेशियो भी है। तो आपने अगर शॉर्ट टर्म में काम करना है, स्विंग ट्रेडर हैं, या आप शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आपके लिए ये फर्टिलाइजर सेक्टर बेहतरीन सेक्टर है। सीमेंट सेक्टर में आजकल हिलजुल तो हो रही है, लेकिन अभी स्टिल वो अंडर परफॉर्मिंग है। सीमेंट्स की जो सेल्स का डाटा आ रहा है वो कोई इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। उसमें इंटरेस्ट रेट नीचे जाने की वजह से, क्योंकि उनकी बैलेंस शीट पे फाइनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से आजकल उसमें आप देख रहे हैं, लेकिन पीई रेशो उसकी काफ़ी हाई हो गई है। अच्छा, अब हम फर्टिलाइज़र में जो मेरी टॉप पिक है वो एफएफसी है। अब मैं वो टॉप पिक की रीज़न भी आपको बताऊंगा कि क्यों टॉप पिक है मेरी। अच्छा जी, एक हम इसकी ना परफॉर्मेंस देखते हैं। ये मैंने वेबसाइट ओपन कर ली है, इस पे आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से आप इसकी परफॉर्मेंस देखें, या पिछले हम एक माह से इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं, या थोड़ा सा और पीछे चले जाएं, तो ये 11 जून को 136 रुपये का था, और आज माशाल्लाह ये 284 रुपये का। ठीक है, 288 का इतना हाई लगाया है कल ही। अब ये देखें, हम अमेजिंग रिटर्न है इसमें। वो पे आउट रेशियोज इसकी आप देखें, इसका अगर पूरे साल का हम पे आउट रेशियो देखें तो 10 रुपये, 5.5 रुपये, 4 रुपये, फिर भी ऑलमोस्ट 4 रुपये, 4 और 4 8, 18 और 23.5, यानी इन्होंने पे आउट दे दिया हमें। जिसने एक साल पहले, या एक साल की हम देखते हैं, एक साल पहले अगर किसी ने लिया था 109 का या 116 का, तो उसमें से 23, 23.5 पे आउट भी मिल गया। बाकी जो उसकी अमाउंट थी वो जो ऑलमोस्ट बनती है, 23 निकाल दें इसमें से तो 94 रुपीज़ बनती है अप्रॉक्सीमेटली, मेरी कैलकुलेशन आपसी 94 रुपीज़ आपके आज की डेट में, अगर आपने यानी कि 94,000 रुपया इसमें आपका लगा हुआ है, तो 2,84,000 आपकी वैल्यू आज की डेट में बन गई, और ये मज़ीद ऊपर जाएगा। अब देखें, इसमें पीई रेशो 8.48 आ रही है, लेकिन ये भी मैं इसे एग्री नहीं करता। इसमें इनका जो डाटा ये अपडेट करते हैं, ये ना बड़ी एक गलती करते हैं। आप लोग भी ये जहन में रखें कि आपने ना इनकी जो कंसोलिडेट अर्निंग है ना, आपने वो देखनी है। क्योंकि जो कंपनी जिस तरह ईफर्ट है, उसकी उसका सिर्फ बिजनेस
फर्टिलाइजर का ही है। जो उसके ऊपर ग्रुप है, एंग्रो ग्रुप है, वो डील करता है, जिसमें सारे नीचे उनकी सब्सिडीज आती हैं सारे। लेकिन एफएफसी ग्रुप ऑफ कंपनीज है, जस्ट ये फर्टिलाइजर नहीं है। इसमें अस्क्री बैंक्स भी आ जाता है, कुछ इनके पावर जनरेशन के भी बिजनेस है, फिर इनका एफएफबीएल में भी इनका स्टेक्स हैं। अब हाल दो वो मर्ज हो गए हैं। इस वजह से पहले मेरा एफएफबीएल टॉपिक्स होता था, उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन अब चूंकि वो उसकी परफॉर्मेंस भी उससे टैग होनी है, ये मर्जर के बड़े करीब है। और इस वजह से जो जब इन्होंने मर्ज होना है, तो इसमें एक नई एनर्जी और एक आप नई मतलब कि देखेंगे ईपीएस में एक जंप आएगा, क्योंकि इन दोनों का बिजनेस सेम था, आपस में ये कम्पीट कर रहे थे। तो ये इनका इससे कॉस्ट कटिंग भी आएगी, और मजीद जो आप देखेंगे कि इसमें सिनर्जी एक डेवलप होगी। ये जिसका हमने देखा पिछला रिजल्ट, जो उसका सेकंड क्वार्टर का आया, उसमें इसने 10 रुपए का डिविडेंड दिया। अच्छा, जो मैंने आपको चीज़ दिखानी है, वो मैंने आपको ये चीज़ दिखानी है कि जो हमारी ये पीएसएक्स की वेबसाइट है, ये जो पीई रेशो निकाल रही होती है, वो इस ये जो इसकी स्टैंड अलॉन या कंडेंस इसकी अर्निंग है उसे निकाल रही है। इसकी 3 मंथ की ये 12 रुपये अर्निंग है, यानी कि एक क्वार्टर की। अब आप नीचे देखें तो इसकी एक्चुअल अर्निंग ये 19 यानी 20 रुपये इसकी अर्निंग है, अगर आप राउंड करते हैं 19.5 20 रुपये। ये इसकी अर्निंग है, एक्चुअल जो इसकी अर्निंग है वो इस पे इसकी पीई निकलनी चाहिए, लेकिन वो कंसोलिडेटेड अर्निंग को इग्नोर करके ऊपर वाली पेज निकाल दी। अब अगर इसकी 20 रुपये इसकी अर्निंग है, और जिस तरह इसका जंप आया है इसकी अर्निंग में, आगे भी इनका जंप आएगा। आप इसकी जो टॉप लाइन है वो देखें, उसमें भी जंप है, 64 बिलियन की इनकी जो है ना सेल है। तो इसकी अगर हम देखें, अगर हम 20 देखें आगे जंप, हम जो ग्रोथ आ रही थी, अगर हम उसे भी ग्रोथ भी नहीं हम कंसिडर करते, हम एक ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये 20 की अर्निंग इसकी आएगी आने वाले 3 क्वार्टर्स में। टोटल पूरे साल में इसकी 20 20 40 और 80 रुपये इसकी अर्निंग अगर आ जाती है, अगर इसकी अर्निंग 80 आती है, तो हम इसका अगर मल्टीपल 5 का भी रखें, तो 400 रुपया इसकी जो है ना वो इसकी प्राइस बनती है। और ये इंशाल्लाह मल्टीपल इसका एक वर्ग को 10 को भी टच करेगा, यानी कि इसकी प्राइस मतलब कि 800 चलें, बहुत बड़ी फिगर लग रही है, लेकिन इसकी प्राइस 600 कहीं नहीं गई। अगर इसकी अर्निंग माशाल्लाह इस तरह रही, इन्होंने एग्रीटेक को भी टेक ओवर कर लिया, उसमें भी इनकी कंट्रोलिंग शेयर्स आ गए हैं। तो मजीद ये ना अपने जो, क्योंकि ये इन्हें पता है कि ये बिजनेस इसमें क्या पोटेंशियल है और आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, तो ये मजीद मार्केट कैप्चर कर रहे हैं। इन्होंने अपना सोना फार्म के नाम से ना इन्होंने अपना रिटेल नेटवर्क भी बिल्ड किया है, जिसमें आपको पता होगा कि ये जो एफएफसी की जो बैग की प्राइस है, वो मेरा ख्याल है 4500 पर बैग है यूरिया का, और ये 200 रुपया कम है हमारा इससे ईफर्ट से, एंग्रो से। तो इसका ये जो हमारे रिटेल जो ये दुकानदार हैं, ये जो जहाँ से जिम्मेदार लेके जाते हैं खाद, उन्हें ये सही प्राइस पे नहीं देते। उन्हें अगर 42 रुपये 4200 रुपये की इनकी यानी कि पर बैग प्राइस है, तो वो 4600 4700 सीजन में तो बहुत ऊपर ले जाते हैं, लूटते हैं। तो इस चीज़ का दो मतलब कि मल्टीपल इसका बेनिफिट ये होगा, इनका जो रिटेल का ये लगा रहे हैं अपना, इन्होंने खोल रहे हैं शॉप्स, खोल रहे हैं सोना सेंटर के नाम से। इसमें ये फायदा होगा कि एक तो इन्हें भी मार्जिन इनका बढ़ जाएगा, यानी ये रिटेल प्राइस पे सेल करेंगे, जो ये डीलर्स को कमीशन देते थे वही भी इनका बच जाएगा, प्लस जो हमारा किसान है उससे फायदा होगा। ठीक है, ये चीज़ें मैंने ना आपको सारी इनकी सीधा सीधा डिस्कस कर दी हैं। फौजी फर्टिलाइजर मेरी टॉपिक्स क्यों हैं इनका, आप ये देखें, टॉप लाइन देखें, 97 बिलियन, 108 बिलियन, 109, 159 बिलियन, ये 2023 तक की। अब 24 का पूरा आएगा तो ये 200 बिलियन तक इंशाल्लाह ये जाएगी। ईपीएस में भी देखें आप, जो है ना पूरा मतलब कि आप इसमें देख रहे हैं कि राइज आ रहा है। ये थोड़ा सा डिप लिया था, लेकिन 23 से मजीद इसमें आपने राइज देखा है।
तो यानी कि ये कंपनी फंडामेंटली भी मतलब कि मजबूत है। जो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं, अगर गोरे ने इसमें सेलिंग किया तो म्यूचुअल फंड ने बढ़ के इसमें क्या कहते हैं, चढ़ के इसमें बाइंग की है। जब उनकी सेलिंग आई थी तो वो इसे जिस तरह वो कहते हैं लाओ माल, तो उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें जो है ना बाइंग की है। अच्छा, एक इसमें आपने ना इसमें ख्याल रखना है कि थोड़ा सा ना ये अब इसकी आरएसआई आप देखें तो अभी थोड़ा सा कुशन है, मजीद थोड़ा सा जंप ले सकती है, लेकिन फिर इसमें थोड़ा सा ना करेक्शन आनी है, इसने थोड़ा सा नीचे आना है। उस पॉइंट पे आपने बाइंग करनी है। जो मैं आपको एक इसका बाइंग लेवल ना 255 258, ये एक आपका ना बाइंग लेवल है। ज़्यादा इसमें डिप मैं एंटिसिपेट नहीं कर रहा क्योंकि अच्छा स्टॉक है। इस लेवल पे भी आपको मिल जाए तो आपने ले लेना, इंशाल्लाह ताला ये आपको फ़ायदा देगा। रिजल्ट इसका जो है ना डिस्कस किया जाए। रिजल्ट एक दिन बाद आया, वीडियो मैं सैटरडे को बना रहा था, रिजल्ट इसका जो है ना मंडे को आया। तो मैं रिजल्ट आपसे डिस्कस करता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ना इसका रिजल्ट है। इसका जनाब आप में रिजल्ट देखें तो सबसे पहले इसने डिविडेंड नहीं दिया, और ये 2002 के बाद पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि एफएफसी ने क्वार्टरली डिविडेंड नहीं दिया। यानी इसकी ये हिस्ट्री है, इसकी लेगेसी है, पिछले 22 सालों में पहली दफ़ा इसने नहीं दिया। और ना देने के रीज़न भी आपसे डिस्कस करते हैं। यानी ये आपको एक नई चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब जो ही ये रिजल्ट आया है और ये पहला पेज ही देखा है इन्होंने, 4 पेज थे इसके, तो जो इन्वेस्टर थे और आम पब्लिक जिनके पास था ये, तो वो बेचारे पैनिक हो गए और सेलिंग आई इसमें अच्छी खासी। ये सेलिंग आई इसमें और ये 263 का इसने लो लगाया। उस वो जिस तरह मार्केट में होता है ना, छड़ दो, वो हर बंदे ने जनाब सेलिंग शुरू कर दी। फिर उसके बाद जब उन्होंने पूरा पढ़ा, लास्ट में जाके बंदों ने, इन्वेस्टर ने पढ़ा, तो फिर फाड़ लो शुरू हो गया और ये फिर बड़ा अच्छा इसमें ना अपसाइड आया। ये देखें 2.6 का पढ़ें, उसमें इन्होंने बताया हुआ है कि मर्जर की वजह से, जो एफएफबीएल के साथ इनका मर्जर है, उस वजह से इन्होंने इंटरिम डिविडेंड नहीं दिया और ये इंशाल्लाह पे आउट के ट्रेंड को जो है ना जारी रखेंगे। एफएफबीएल ने भी, आपको पता है, उसका इससे पहले रिजल्ट आया था, उसने भी पे आउट नहीं दिया। तो ये कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, इंशाल्लाह आगे बेहतर हो जाएंगे। थोड़ा सा है ये जो एग्री टेक में जो है ना अपने काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो कैश फ्लो है, जो इनके पास कैश कैश रिच कंपनी थी है, तो थोड़ा सा ना वक्ती तौर पे वो हो सकता है डिविडेंड थोड़ा सा कम हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में डिविडेंड कम होने का कतई मकसद ये नहीं होता कि इसमें कैपिटल ग्रोथ नहीं आएगी। कैपिटल ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है अगर डिविडेंड कम है, तो कैपिटल ग्रोथ बढ़ जाती है, क्योंकि आगे से जो है ना कंपनी का फ्यूचर मजीद बेहतर हो रहा होता है। अच्छा जी, ये इस पे हम देख लेते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले उसमें बताया कि इन्होंने जो है ना अपना ये बताया हुआ इन्होंने कि इनका जो था ना सोना सेंटर, उसका भी इन्होंने रिटेल नेटवर्क का इसमें जिक्र किया हुआ है। प्लस इन्होंने बताया हुआ है कि अपना हमने क्या हमारी परफॉर्मेंस रही है, और ये इन्होंने बताया जी 320 मिलियन डॉलर की हमने सेविंग की है जो यूरिया इंपोर्ट होना था। बस ये कॉर्पोरेट कंपनीज जो है ना, फायदा अपना इनका होता है, लेकिन प्रेजेंट बात ऐसे करती हैं जिसे जो जनरल पब्लिक है उसे फील हो गया हमारा कुछ या कंट्री के इन्होंने फायदा किया। बल कंपनी की जो गैस, हमारे मुल्क की जो गैस है, वो इन्होंने यूज़ की है। वो मतलब कि 40% तो इनका मार्जिन है इसमें। तो ये मतलब कि अपने फ़ायदे के लिए इन्होंने गैस यूज़ की है। वैसे गैस ना यूज़ करते तो और यूटिलाइज़ हो जानी थी। लेकिन ये जो यूरिया में इस्तेमाल होती है गैस, ये वैसे जो पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसमिट नहीं हो सकती। ये हमारी लाइन जो है, हमारी पेट्रोलियम, वो बेसिकली इन्हें गैस दे रहे हैं। तो वो यानी कि घरों में सप्लाई नहीं हो सकती, उसकी नेचर ऐसी है, कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है, तो सिर्फ ये फर्टिलाइज़र बन जाता है। लेकिन फर्टिलाइज़र के अलावा भी उसके काफ़ी यूज़ हो सकते हैं अगर ये फर्टिलाइज़र में यूज़ ना हो। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें हो गई। आप इसमें या ना और कोई चीज़ मैं आपको बताऊं जिसमें एक थी। हाँ, इसमें भी जैसे मैं इफर्ट में मैं जिक्र करूंगा ना आगे जाके,
उस साइज का भी बताया हुआ है कि हमने यूरिया इंपोर्ट भी किया है, क्योंकि सीजन में जब रबी और खरीफ का सीजन होता है तब इनकी फुली यूटिलाइज हो जाता है जो यूरिया का स्टॉक है, तो फिर इंपोर्ट भी करना पड़ता है। तो ये इन्होंने भी बताया कि हमने भी इंपोर्ट किया था, और इनका मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ है। इनका 43% इनका मार्केट शेयर हो गया यूरिया का, और 39% पहले था। और जब एफ एफ बी एल के मर्जर के बाद इनका मजीद शेयर यूरिया का और डैप का इंक्रीज होगा। और ए जी एल जो एग्रीटेक भी टेक ओवर कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये कंपनी बहुत बड़ी होने जा रही है। और आने वाले जो मैंने 800 की फिगर आपको दी है ना, इंशाल्लाह ताला ये 1.5 से 2 साल में करेगी इंशाल्लाह। लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करना, खासकर फर्टिलाइजर का। अच्छा, दूसरा मेरा फर्टिलाइजर सेक्टर में जो फेवरेट स्टॉक है वो फातिमा फर्टिलाइजर है। अब मैंने एंग्रो को स्किप किया, ईफर्ट को स्किप किया, और ये मेरा मतलब दूसरा फेवरेट है। उसकी भी मैं रीजंस आपका जब एंग्रो का इसके बाद में डिस्कस करूंगा तो रीजंस आपको बताऊंगा कि व्हाई नॉट ईफर्ट ऑन सेकंड नंबर। अच्छा जी, एक ये जो चीज़ आप देखें इसमें कि वाईटीडी चेंज तो आपने देखा कि डबल हो गए हैं पैसे। इसमें जो पीई रेशियो है इसकी काफ़ी कम है, अगर आप एफएफसी की निस्बत देखें। एक तो ये इसमें अट्रैक्शन है कि स्टिल अभी ये काफ़ी ऊपर जा सकता है अगर मार्केट के साथ इसने पी अपनी compete करनी है। दूसरा, इसमें देखें फ्री फ्लोट बड़ा कम है। इसमें आप वो नहीं देखेंगे कि एक्टिव स्टॉक में ये बहुत कम चांस होते हैं, क्योंकि इसका फ्री फ्लोट कम है। ये अपना जो है ना अपनी मस्ती में ये ऊपर जा रहा होता है। इसमें इतनी ज़्यादा आपको इसका बीटा हाई नहीं है, इतना ज़्यादा आपको फ्लक्चुएशन ही नज़र आएगी। अगेन जो इन्वेस्टर है या जो रिटेल ट्रेडर है उसके लिए ये अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, हम इसका अगर इसकी परफॉर्मेंस देखें तो ये आप देखें इसने भी एफ एफ सी की तत्व से डिप में 2022 में आया, लेकिन इसकी देखें आप अर्निंग इंक्रीज हो रही है। ठीक है, क्वार्टरली में अगर आप जाएं तो क्वार्टरली में भी अच्छी इसकी अर्निंग है। अभी ये मैं लास्ट क्वार्टर की उन्हें अपडेट नहीं की। पे आउट रेशियो इसके बड़े अच्छे हैं, क्योंकि अब इसने हर क्वार्टर में देना शुरू कर दिया। ये देखें जी, हाफ ईयरली में इसने दिया 1 रुपये 75 पैसे का, फिर इसने 2.75 का दिया, फिर ये 2.75, यानी ये हर क्वार्टर में आपको पे आउट दे रहा है, और बड़ी अच्छी इसकी रेशियो पे आउट की बन गई है। और इसकी भी जो इसने भी अपने स्टेक्स जो है शेयर्स लिए हैं एग्रीटेक में। और एग्रीटेक आपको पता है कि वो काफ़ी चीप प्राइस पे मिल रहा है। अब तो चलें, वो 16 रुपये से आजकल मैं 40 की लाइन में चला गया, लेकिन वो कंपनी मिसमैनेज थी, उसकी अर्निंग मतलब कितनी अच्छी नहीं थी। इस वजह से इन्होंने उसे टेक ओवर कर रहे हैं, उसमें अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। दोनों एफएफसी की मेजर उसमें होल्डिंग है सब्सटेंशियल, और ये जो है ना इसकी फातिमा की भी इसमें में है। अच्छा, इसका हम देख लेते हैं, ये जो लास्ट क्वार्टर की इसकी रिजल्ट है, ये देखते हैं हम क्या है। जो फर्टिलाइजर सेक्टर है ना, वो चुप करके आप जो अगर आप समझते हैं ना कि सेफ अर्निंग आपने लेनी है जिसमें बिल्कुल मिनिमम रिस्क है, तो वो फर्टिलाइजर सेक्टर है। आपको बाकी कहीं पंगे लेने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, ये जिसका 3 मंथ्स का हमने देखा है, थोड़ा सा इसमें डिप आया है, ये आप देखें, लेकिन पिछले साल की निस्बत सेम पीरियड में जंप है अच्छा खासा। लेकिन आप अगर 6 मंथ्स का देखें तो थोड़ा सा इसका पिछले क्वार्टर से डिप हुआ, लेकिन इन्होंने अगेन दिया। इसमें भी वही रीज़न है कि इनकी जो कंसोलिडेट अर्निंग है वो ज़्यादा है। आप देखें ये 2.47 है, और जो उन्होंने अगेन जो आ रही है वो कैलकुलेशन पी रेशियो की जो स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे आ रही है 2.42 के, यानी ये ऊपर वाली जो स्टैंड अलोन है या इनकी जो कंडेंस स्टेटमेंट है इसके है, यानी ये सिर्फ फर्टिलाइजर की है। नीचे इनका और भी है एक दो बिजनेस, तो उसकी सारी यानी कि कंसोलिडेट अर्निंग आ रही है। ये भी बड़ा अच्छा स्टॉक आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसमें भी अच्छा खासा आपको जो है ना नज़र जम पाएगा। इसकी मैं कुछ थोड़ा सा आपको ये इनके हम देख लें।
तो इसमें देखें आप एफएफसी की तरह इसने, ऑल दो ये देखें ग्रीन कैंडल है, इसमें 60 रुपये से ऑलमोस्ट 64 की हुई है 2 दिनों में, लेकिन स्टिल अभी इसमें वो कैंडल्स नहीं बनी। ये इसका रेजिस्टेंस भी इधर से आ रहा है, इस यानी 64 के लेवल से। ये इसने कर जाना, ये कोई ख़ास रेजिस्टेंस नहीं है। ये जो ही इसने इसे क्रॉस करना है तो आने वाले दिनों, कुछ दिनों में आप देखेंगे ये 70 करेगा और इंशाल्लाह ऊपर जाएगा। ये देखिए आरएसआई में भी इसका जो हमने देखा है, आरएसआई की रिजेक्शन इसने 88 से ली है, जो हमने पीछे देखी है। तो अभी इसमें आरएसआई में भी यानी कुशन है, इसमें आप एंट्री अपनी ले सकते हैं अगर आप अभी लेना चाहते हैं। बाकी इसमें भी मेरा ज़्यादा डिप तो नहीं मैं इसमें देख रहा, लेकिन हो सकता है आपको ये लेवल ही बन रहा है, इस लेवल पे ये आएगा। ये आप फर्टिलाइज़र में ज़्यादा डिप का वेट ना करें, डिप बहुत मुश्किल है इसमें डिप आए। अच्छा जी, अब ये तीसरा जो रह गया हमारा, ईफर्ट। ईफर्ट आल्सो की बड़ी अच्छी कंपनी है, खासकर अपने शेयर होल्डर का ख्याल रखती है, अपने कमाई ऑलमोस्ट ये डिस्पर्स कर देते हैं अपने शेयर होल्डर्स में। इस वजह से इसे जो इन्वेस्टर हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, वो इसे पसंद करते हैं। माजी में भी उसकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, पिछले 2 क्वार्टर्स में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई। उसकी भी रीजंस हैं। उसकी रीज़न ये है कि मैं आपको ना चलें रीज़न भी बता देता हूँ। आप ऊपर वाली चीज़ें तो आपने सारी देख ली हैं। इसका 1 साल का 139% का गेन है। ठीक है, पी रेशियो ऑलमोस्ट इसकी एफएफसी जितनी है, लेकिन एफएफसी का मैं आपको बता चुका हूँ कि उसकी पीई कम बनती है, क्योंकि उसकी जो कंसोलिडेटेड अर्निंग है वो उसकी ज़्यादा है। इसके आप देखेंगे इसकी कंसोलिडेटेड अर्निंग नहीं है, इसकी एक ही है। मोस्टली कंपनीज की जो ग्रुप ऑफ कंपनीज नहीं होता उनकी अर्निंग जो है ना एक ही होती है। एक मिनट, ओपन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या रीज़न थी पिछले क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे ना आने की। जो मोस्टली ये, अब मैंने नहीं देखा किसी फोरम पे, किसी यूट्यूब चैनल पे ये डिस्कस किया हो कि ई फंड को वजह क्या हुई है, जो इसकी ये जो अर्निंग आई थी हमारी पिछली इसकी हाफ ईयरली की, वो क्यों डाउन हुई है। तो आप ये देखें, इसमें ये वाली चीज़ आप पढ़ें। एक तो प्लांट चलें कुछ देर बंद रहा है, वो एक अलहदा चीज़ है, वो रूटीन मैटर है, उसका थोड़ा इम्पैक्ट आता है। लेकिन मेन जो इस पे इम्पैक्ट आया है वो ये चीज़ का आया है कि इन जैन 2024 मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन रिक्वेस्टेड द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री टू प्रिक्योर हायर कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इम्पोर्टेड यूरिया एंड सेल इट एट ए लोअर प्राइस। यानी हुकूमत ने इन्हें कहा जब हमारा सीज़न आता है तो उसमें फर्टिलाइज़र की जो हमारे लोकल प्लांट्स हैं, जो लोकल कंपनीज हैं, वो डिमांड पूरी नहीं करती। डिमांड पूरी करने के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है यूरिया, और वो यूरिया हुकूमत ने कहा कि आपने जो हमारे फार्मर हैं उन्हें आपने जो आपकी प्राइस है उसी प्राइस पे आपने देना है। और यूरिया की स्मगलिंग भी हमारी इसी वजह से होती है कि हमारे मुल्क में यूरिया का रेट कम है, तो जो बाहर से हमने यूरिया इंपोर्ट किया उसका रेट ज़्यादा था। और फिर इन्हें बजाय कि हुकूमत खुद सब्सिडी देती, उन्होंने, क्योंकि इनके प्रॉफिट्स बड़े अच्छे हैं फर्टिलाइज़र कंपनीज के, तो हुकूमत ने कहा कि आप बड़ा कमा रहे हैं तो आप ये कंपनसेट करें फार्मर को खुद, हमने नहीं करना। तो ये देखें, आपने ये आगे बता रहे हैं जी, टू रिकवर द एडिशनल कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड यूरिया द फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स इंक्रीज द प्राइस ऑफ लोकली प्रोड्यूस यूरिया टू द एक्सटेंड दैट एडिशनल कॉस्ट इज रिकवर इन 12 मंथ। थोड़ी सी यानी प्राइस बढ़ाई ताकि जो एडिशनल कॉस्ट है वो 12 मंथ में इसकी रिकवर हो। अच्छा, although Agro Fertilizers sold its entire stock of imported urea during March quarter, यानी जो इंपोर्ट इन्होंने यूरिया किया था उस टाइम डिमांड थी, इन्होंने सारे ही अपना निकाल लिया जो इंपोर्ट किया था। The additional cost of imported urea was amortized on pro rata basis in the profit and loss, and unamortized portion of 5.3 billion was retained in the balance sheet as at March 30, 24 to be amortized over the remaining period।
ठीक है, आगे पढ़ें जनाब। During the review of half-yearly financial statement, the management reassessed the above treatment, and in order to better reflect the transaction in accounting terms, the entire amortized portion of 5.3 billion has been charged in profit and loss for the period ended 31st March. ये देखिए आप कि यानी जो पूरे साल में इन्हें मॉनिटराइज करना था, यानी स्प्रेड करना था, ताकि चारों क्वार्टर का जो रिजल्ट है इतना इफेक्ट ना हो। उन्होंने डिसाइड किया कि इसे हम जो है ना इसी क्वार्टर में करके और आगे हम जो है ना इसे कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। उस वजह से इसकी अर्निंग जो है ना ये पिछले क्वार्टर की डिस्टर्ब हुई थी। ठीक है, इसमें ये एक चीज थी जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। अच्छा, ये पिछले क्वार्टर का था। पिछले क्वार्टर की इसकी अर्निंग जो थी वो आई थी, ईपीएस देखें 1.25 है। हमने एफएफसी की देखी तो वो इससे काफ़ी बेहतर है, 1.25 है। और अब का हम देखते हैं जी, ये जो लेटेस्ट क्वार्टर इसका आया है, इसमें इसने 2.5 रुपये का डिविडेंड दिया, जो अगेन एक्सपेक्टेशन इससे थी उससे काफ़ी कम था। और उसकी रीज़न थी कि इनकी अर्निंग कम थी। ये देखिए आप, इसकी अर्निंग 6.41, आप देखें पिछली अर्निंग से काफ़ी इम्प्रूव हुई है। लेकिन स्टिल आप आपसे मैंने एफएफसी की डिस्कस की है, उसकी जो कंसोलिडेट अर्निंग है वो 19 पॉइंट समथिंग है। यानी आप देखें कि ऑलमोस्ट 3 टाइम इसकी अर्निंग उससे कम है। तो फिर टॉपिक तो वही होना चाहिए ना जिसकी अर्निंग ज़्यादा है। इनमें और भी एक दो है, लेकिन ये इन फ्यूचर इसे हम इग्नोर नहीं कर रहे, ना इसे अंडरमाइन कर रहे हैं। लेकिन अभी इस पे इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है, इंशाल्लाह आगे ये चीज़ें बेहतर होंगी। तो उसमें यह है कि एक चीज़ है गैस प्राइसेस डिस्पैरिटी, यानी जो यूरिया खाद बनती है वो हमारी ये जो नेचुरल गैस है इससे बनती है। और जो फौजी फर्टिलाइज़र है वो फातिमा को कुछ हिस्सा जो गैस का मिलता है वो कम रेट पे मिलता है। एंग्रो फर्टिलाइज़र को जो गैस मिलती है उसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा है। उस मतलब रेट डिफरेंस की वजह से इनका जो पर बैग प्राइस है यूरिया की वो 200 रुपया ज़्यादा है। यानी ये मेरा ख्याल है 4600 की इसकी प्राइस थी, जो मुझे पिछली याद है। उसकी 4400 रुपीज़ थी पर बैग यूरिया की, एफएफसी की उसकी 46। अब जब सीज़न होता है तब तो ये सेल्स में कोई इशू नहीं आता, क्योंकि उस वक्त तो ब्लैक में यूरिया सेल हो रहा होता है। लेकिन ऑफ सीज़न में फिर इसकी सेल डिस्टर्ब हो जाती है एंग्रो फर्टिलाइज़र की। अब भी मैं देख रहा था जो इनका स्टॉक है, जो इनका इनके पास स्टॉक की रेशो ज़्यादा है, इनका स्टॉक अभी पड़ा हुआ है और सेल्स इनकी कम है। तो ये भी एक आस्पेक्ट आपने जहन में रखना है कि इसकी प्राइस कम है, ज़्यादा है, और प्लस इसका रिटेल नेटवर्क भी नहीं है। इन्होंने अपनी ब्रीफिंग में बताया था कि इन्होंने भी स्टार्ट करना है, लेकिन अभी तक इन्होंने अपना रिटेल सेटअप भी स्टार्ट नहीं किया। ठीक है जी, कि काफ़ी चीज़ें जो इससे हटके भी थी मैंने डिस्कस की हैं, ताकि थोड़ी सी आपकी ना एक एक आम बंदे को इन चीज़ों का पता चले। इंशाल्लाह आप चैनल से जुड़े जुड़े रहें। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी आपको ऐसी मज़ीद अच्छी चीज़ें मिलती रहेंगी। चाहे आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई नई चीज़ को नया स्टॉक और नया सेक्टर अगर आप उसके बारे में मेरा इनपुट लेना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा जनाब। अल्लाह हाफिज़।